लोगों से बोल दो इसी मीटिंग में आ जाएं, अगर मल्टीपल मीटिंग्स हैं तो। और स्क्रीन आपको दिख गया होगा अब। इस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया होगा जो आपको दिख रहा है। पहले आप कंफर्म कर दीजिए whether it's visible or not. Sound and screen both. uh, 1200 आर 2000 आर ये अपने आंसर्स हैं। ओके, सो हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे कैरी करते हैं। तो ये एग्जांपल इसलिए पिक किया था कि आपको ये बता सके कि आप इंटरनल एनर्जी एज सच भी कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी एज सच भी कैलकुलेट किया जा सकता है और चेंज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, व्हाटएवर इज डिमांडेड फॉर। सो आपको लिखना होगा U इज इक्वल टू हाफ NFRT। हाफ को हाफ रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स जितना बोला गया होगा उसको रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स 2 बोला गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, आपके दो आंसर इसलिए है क्योंकि आपने CO2 का ख्याल नहीं रखा। CO2 एक पॉलीएटॉमिक गैस है लेकिन ये लीनियर है। सो CO2 जो पॉलीएटॉमिक लीनियर है, इसलिए लीनियर वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम लेगा, दैट मींस डायटोमिक जैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम लेगा, दैट मींस इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी इंस्टेड ऑफ 6। आर को आप आर रख लीजिए, टेम्परेचर को केल्विन पे ले जाना है, 273 प्लस वट एवर नंबर इज 127 को आप इस पर ऐड कर दोगे तो 400 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 5R इंटू 400। सॉरी, ये प्रॉपर है ना, 400, यस। सो अब इसको आपस में जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2000 बन जाएगा। आर आर को अगर ऐसा यूनिट में रखोगे तो जूल में आपका आंसर हो जाएगा। 2000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्या क्या ख्याल रखना है, टेम्परेचर केल्विन में जाना है, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉपरली पता होना चाहिए। लीनियर गैसेस के लिए हम लोगों ने बात की थी क्या होती है, पॉलीएटॉमिक केस में जैसे CO2 है तो इसको हम 5 लेते हैं इंस्टेड ऑफ 6। वो 6 वाला ऑप्शन भी देगा, उसका ख्याल रखेंगे। सो पॉइंट इज कि हम लोग इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला समझ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी इज हाफ NFRT। इफ यू वांट टू हैव अ चेंज, get it a change, NFR delta T. So this internal energy depends only on temperature as a parameter which changes. तो और किस तरह से एक्चुअल फॉर्मूला चलता है वो भी अपने को पता है। ये आइडियल गैस के लिए है। सो क्योंकि हम लोगों ने इसके डेरिवेशन के लिए या जो भी है आइडियल गैस एजम्पशन माना है। रियल गैस के बारे में बात करेंगे तो एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है, रियल गैस में इंटरनल एनर्जी अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्या फॉर्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, हायर लेवल पर उसकी नीड आएगी, अभी कोई नीड नहीं आएगी। अपने लिए जब भी इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन करना हो, यू जस्ट गो विद दिस फॉर्मूला और अपने को आंसर मिल जाएगा। ओके, और इसको फिर हम लोग आगे यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में आगे चल करके। और भी इसी से लिंक होते हैं कुछ और टर्म्स, CP/Cv, उनके बारे में बात कर लेते हैं। So we call them as molar heat capacity. हीट कैपेसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था हीट वाले चैप्टर में, और उससे रिलेटेड था एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म को ना यूज करके हम लोग मोलर टर्म को यूज करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब मास से होता है, मोलर का मतलब मोल से होता है, तो सिमिलर डेफिनेशन है। जब हीट कैपेसिटी की बात किया जाए, हीट कैपेसिटी, so that is the energy required or heat required to change the temperature of a substance by 1 degree Celsius। इसको हम लोग S या C से लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। किसी भी सब्सटेंस, लिक्विड, सॉलिड, गैस और जो भी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलेंगे, डिवाइड बाय मास, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। मोलार हीट कैपेसिटी किसको बोलेंगे, डिवाइड बाय मोल। तो जब हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, सो मोलर हीट, इसी को हम लोग मोलर हीट के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ से C एलिमिनेट कर देता हूँ, बस हीट कैपेसिटी है। आप C या S कोई भी टर्म यूज कर सकते हो।
अगर मोल के लिए हम लोग यूज करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी सी, तो इसको लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। तो ये गैस के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। जस्ट लाइक स्पेसिफिक था तो वहां पर मास लिख दिया गया था। ना जब हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस के बारे में डेल्टा टी ये जो हीट देते हैं उससे केवल टेम्परेचर चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हीट देने से टेम्परेचर चेंज ना हो, एक्सपेंशन हो। और ऐसा भी हो सकता है कि यार टेम्परेचर चेंज हो रहा हो लेकिन हीट का रिक्वायरमेंट ना आ रहा हो। तो इन दोनों पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए गैसेस के लिए हम दो तरह से मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है वो गैस सॉलिड सब में लगा सकते हो आप, अगर मोल्स आपको पता है पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए। गैस के लिए ये दो रहते हैं। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना बड़ा इसका नाम होने वाला है। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे Cp से। सो Cp का मतलब हुआ मोलर हीट, C का मतलब हुआ मोलर हीट कैपेसिटी, P का मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। How it is will be defined as, it will be defined as delta Q upon delta N into delta T। सेम डेफिनेशन रहेगा लेकिन इसको कांस्टेंट प्रेशर पर होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स सेम फार्मूला आपको लगाना है और ये एज्यूम करके चलना है कि कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक कंडीशन है। तो इसको हम लोग सीपी बोलेंगे। सीवी अगर बताना होगा तो उसके लिए कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म यूज करने वाले हैं, मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume। This will be indicated as CV, subscript V, V for means volume, volume is constant। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होगा एक मोल के मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या चेंज करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑल थ्रू द प्रोसेस के थ्रू आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। उस सिचुएशन में अगर आप हीट का मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे CV। So CV is at a constant volume, CP is at a constant pressure। So दोनों की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं गैसेस के लिए और हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। नाउ इसको इनमें आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में शॉर्टली, नेक्स्ट लेक्चर में भी और उसके नेक्स्ट में। लेकिन वो फॉर्मूला क्या होता है उसको हम अभी बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आपको समझ में रखना है, सारी डेफिनेशन। हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है। और जैसा भी टर्म यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट वी कैन से रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में रिक्वायर्ड रहता है और दोनों पे स्पेसिफिकेशंस आते हैं। सीपी सीवी, इंटरनल एनर्जी, जो भी थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रेटेजी वाला पोर्शन है। So the popular relation you know this is a Cp minus Cv is equal to R। Derivation couple of classes के बाद हम लोग करने वाले हैं। This is also known as Mayer's formula for KTG। So KTG के लिए जो Mayer's formula है वो Cp minus Cv is equal to R रहती है। कोई भी गैस हो उस सिस्टम के लिए आप Cp निकालोगे, Cv निकालोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, वो R के बराबर हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की Cp Cv में कौन सा बड़ा होता है वो आप बता सकते हो। Cp is more than Cv, Cv plus R is equal to Cp। That means constant प्रेशर पर एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट करेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट आता है फॉर सेम टेम्परेचर चेंज फॉर सेम अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स होंगे, जैसे कि इनका रेशियो भी हम लोग देखते हैं सीपी अपॉन सीवी। सीपी और सीवी इनके यूनिट्स बराबर रहेंगे तो जो रेशियो आएगा वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगा।
तो उसको हम एक सिंबल से यूज कर लेते हैं, वो सिंबल है गामा। सो Cp और Cv का जो रेशियो होता है वो गामा के बराबर होता है। सो गामा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट्स अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट दिस मोलर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम Cp और Cv की वैल्यू गामा के टर्म में निकाल सकते हैं। मोर ओवर ये जो गामा होता है इसको हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से लिंक करते हैं। दिस गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो अगर अपने को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो वहां से हम गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपने को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो पता है तो हम लोग गामा की वैल्यू बता सकते हैं। एक बार अपने को गामा की वैल्यू पता चला तो Cp/Cv का रेशियो पता चल जाएगा। दैट मीन्स अगर अपने को Cv पता हो तो हम Cp बता सकते हैं, Cp पता हो तो Cv बता सकते हैं। अपने पास एक और ये रिलेशन है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर अपने को F पता है तो हम गामा बता सकते हैं, Cp बता सकते हैं, Cb बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं। दैट मीन्स कि जो भी गैसेस हैं अगर हमको उनकी एटोमिसिटी पता हो कि वेदर दे आर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक, उनके लिए Cp और Cv की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो ये जो Cp और Cv की वैल्यूज हैं वो अपने को याद रख सकते हो तो बेस्ट थिंग है, अदरवाइज कैलकुलेट करने की एबिलिटी क्विक और करेक्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको Cp और Cv कैलकुलेट करने में हेल्प करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट को आप याद रख लीजिए वंस एंड फॉर ऑल, और उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए फास्ट हो जाएगा। सारी वैल्यूज अपने पास जो गैसेस होती हैं या तो मोनोएटॉमिक होगी या फिर डायटोमिक होगी या फिर पॉलीएटॉमिक होगी या फिर पॉलीएटॉमिक होगी। ये 3 टाइप्स की गैसेस के बारे में बात करते हैं। उनके पैरामीटर्स क्या क्या पता यूज करना अपने को वो देख लेते हैं। क्या उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोग जानते हैं? यस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मेंशन कर सकते हैं। एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया तो उसका गामा भी रिकॉल कर सकते हैं। एक बार गामा पता चल गया तो हम लोग Cv पता कर सकते हैं। Cv पता चल गया तो Cp पता कर सकते हैं। तो सभी गैसेस के बारे में ये सारे नंबर्स अपने को पता रहना चाहिए। आप ये टेबल खुद भी बना सकते हो, कुछ भी खुद भी इसको फिल कर सकते हो क्योंकि आपके पास फॉर्मुलेशन है। मैं भी यहाँ पे आपके लिए हेल्प कर देता हूँ, और आपका जब कभी कोई पूछेगा तो आपको डायरेक्टली इसी टेबल से अपना आंसर दे देना। मोनोटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू हम लोग जानते हैं 3 होती है। डायटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू 5 होती है। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 6 होती है। ये नंबर्स हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इन सारे नंबर्स को आप इस वाले फॉर्मूले में रखो और गामा की वैल्यूज निकाल सकते हो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए। तो अगर आप इसको 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 5/3। सो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो गामा होती है वो 5/3 होती है। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो तो ये आएगा 1.66 और 67 भी बोल सकते हो। अब 5 रखोगे तो 7/5 हो जाएगा। 7/5, 7/5 इज बेसिकली 1.4। सो डायटोमिक गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है 1.4 होती है। आपको याद आ रहा होगा जो लैपलेस करेक्शन किया था उसमें ऑक्सीजन या जो एयर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, दैट वाज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डायटोमिक जैसा बिहेवियर था, उसके लिए गामा की वैल्यू 1.4 लिया गया था। वो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहां से गामा को कैलकुलेट किया गया था। पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए जाएंगे तो 6 मीन्स 1/3, 4/3 हो जाएगा। 4/3 की वैल्यू 1.33 हो जाएगी। सो दीज आर द गामास फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, मोनो, डाया, पॉली। So first you need to identify degrees of freedom. Once you got degree of freedom, you can find the value of gamma. Now what these Cp and Cvs are going to be, उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी यहाँ से पता कर सकते हैं। एक बार फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से Cp की वैल्यू आएगी गामा Cv। गामा Cv को यहाँ रख दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। मैं यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ। Cv की वैल्यू, Cv की वैल्यू आ जाएगी R/1 + गामा। मैं वेरीफाई करा देता हूँ। Cp की वैल्यू गामा Cv हो जाएगी तो ये गामा Cv हो गया। एक मिनट, ये माइनस आएगा शायद। सो ये जब गामा Cv हो जाएगा तो Cv कॉमन ले लेंगे तो गामा -1 आएगा। सो दिस विल बी गामा -1। आप एक लाइन ज्यादा लिखेंगे और आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से Cv आपको पता चल गया। वंस यू केम टू नो Cv, इस पर प्लेस कर देंगे तो Cp भी पता चल जाएगा। सो हाउ मच द Cp विल बिकम गामा टाइम्स R/गामा-1। इनको आप चाहो तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से भी लिंक कर सकते हो। गामा की वैल्यू वापस कर दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिख सकते हो, गामा के टर्म में लिख सकते हो, जिसके टर्म में चाहो उसके टर्म में आप लिख सकते हो। इन केस अगर मैं इसको और आगे लिखना चाहूँ जिससे कि आपको
एफ के टर्म में भी याद रह जाए। तो यहाँ से गामा -1 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 2/f। तो 2/f रखोगे तो ये बनेगा FR/2। So in terms of degrees of freedom, CV is FR/2, as simple as anything. And in terms of F, CP की वैल्यू भी यहाँ से निकाली जा सकती है। ये 2/f बनेगा, उसमें गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गामा ये नंबर हो जाएगा। So can we write it as like F/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा, ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। बेसिकली एक R एड अप होता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, दिस विल बी 1 + F/2 × R। यहीं पे फॉर्मूला लिख दिया है, आप अलग भी लिख सकते हो, चॉइस इज टोटली योर्स। सो पॉइंट इज कि अगर आपको F पता है तो CB नोन है, F पता है तो CP नोन है, या फिर गामा के टर्म्स में लिख सकते हो। इनमें से कोई भी रिलेशन आपसे पूछ सकता है कभी भी। So basically these three relations are important. Anyway, now let's fill this table and complete this CV. CV की वैल्यू FR/2 है, बहुत सिंपल। F की वैल्यू अपने को पता है, by 2R मल्टीप्लाई कर देंगे या R/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो केस की वैल्यू आएगी 3/2R और 3R/2। डायटोमिक के लिए 5R/2, पॉलीएटॉमिक के लिए 3R। FR/2 करेंगे अपने को आंसर मिल जाएगा। F अपने को पता है, 2 से डिवाइड कर लिए। CVs आपको सभी की याद रह जाएंगी। तो पॉइंट इज, अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जानते हो, CV जानते हो, CP जानने के लिए जो भी CV है उसमें R ऐड कर लीजिए, क्योंकि दिस इज CP = CV + R। So R ऐड करने का मतलब हो गया ये 5R/2 हो जाएगा, इस पर 7R/2 हो जाएगा और ये 4R हो जाएगा। सो दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अगर आप उनको याद रखते हो तो क्विकली हम आंसर दे पाएंगे। जैसे कभी आपसे बोलता है कि अपने पास नाइट्रोजन गैस है, उसका CP बताइए, तो नाइट्रोजन है डायटोमिक गैस, CP बताइए, ये नंबर है, आप उसको बता सकते हो कि 7R/2 हो जाएगा। जैसे किसी गैस का नाम ले, CP का नाम ले, CV का नाम ले, उसको बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो रेशियो है ये डिफाइन किया जाता है, ये मेयर्स फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे, और ये भी एक डिफाइन किया जाता है नंबर। तो उसके बाद ये कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा। तो इसका डेरिवेशन मिलते ही बाकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ अभी अपने को जो पता चला है डेल्टा U के बारे में, जो हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी रीराइट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो कुछ ऐसा था, NFR/2 into delta T. We had like half NFR delta T, that was delta U. अभी हम लोगों को पता चला जो CV की वैल्यू है वो FR/2 होती है। तो अगर हम FR/2 को CV से रिप्लेस कर देते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज का एक और पॉपुलर इसी का रीराइट वर्जन आ जाएगा। रीराइट वर्जन हो जाएगा NCV डेल्टा T। सो डेल्टा U को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, NCV डेल्टा T। एक बार आपको CV पता चला तो F और R/2 के बारे में डायरेक्टली पता चल जाएगा। सो कई बार इस तरह से लिखते हैं और कई बार इस फॉर्मूले के बेस पे लिखे, दोनों का एक ही मतलब है। पॉइंट इज कि हम FR/2 को CV लिख सकते हैं। CP लिखने के लिए ऐड करना होगा आपको R को। और भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो डेफिनेशन लिखी थी CP और CB की। CP और CB की जो डेफिनेशन लिखी थी, तो उसके बेसिस पर सपोज कर लीजिए हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है, यानी आइसोबारिक की बात चल रही है। अभी देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबारिक प्रोसेस बार बार आएगी, तो जब कभी आइसोबारिक प्रोसेस आए या फिर कांस्टेंट प्रेशर क्लेम किया जाए, तो उस समय हम ये यूज कर सकते हैं CP = डेल्टा Q डिवाइड बाई N डेल्टा T। सो उस केस के लिए आप DQ, दैट मीन्स हीट का इन्वॉल्वमेंट कितना आएगा, उस गैस प्रोसेस में हीट का कितना इन्वॉल्वमेंट आएगा, उसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं NCP डेल्टा T से।
NCP delta T is basically heat requirement in the process of isobaric. So isobaric process यानी constant pressure process के लिए heat आप directly calculate कर सकते हो. That's a big deal. और आइसोकोरिक के लिए दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर फैशन से. ये डेफिनेशन ही है. कभी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम आइसोकोरिक कहते हैं. इस केस के लिए अपने को कितना डेल्टा क्यू का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो हम जानते हैं इसमें हम CV यूज करेंगे और वो आएगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी. So how much the delta Q will be? Delta Q is going to be NCV delta T. So for isochoric process or constant volume process or case, heat requirement is equal to NCV delta T. For constant pressure, it is NCP delta T. And this is NCV delta T, that is internal energy change. तो जो internal energy change होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के हीट के इक्विवेलेंट होता है या बराबर होता है, ये बोल सकते हैं. कांस्टेंट प्रेशर के नहीं बल्कि कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस के बराबर होता है. इस पर बेस भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसको भी आप लिख सकते हो. आपने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, लिख सकते हैं. क्यू वी मीन्स वॉट? क्यू मीन्स हीट, वी फॉर ओके नॉट रियली. वो वी आप क्या मेंशन करना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. वी फॉर वॉल्यूम तो क्यू वी ऐसा नहीं लिखेंगे. डेल्टा यू को हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को ऐसा लिख सकते हैं. डेल्टा पॉइंट क्या, अब यहाँ से आपको मैं आपको पॉइंट बताता हूँ. पॉइंट जो आपको क्रक्स पॉइंट है समझना है, ये जो डेल्टा यू है ना, ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है. दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर. That means it is dependent on initial stage and final stage, not on the path in between. तो इसलिए इसको हम लोग स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं. तो उसको मैं अगले स्लाइड पे लिख करके बता देता हूँ और याद रखना वो स्टेटमेंट एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया. उससे पहले आप बोल रहे हो कि स्लाइड नंबर 6 बताना है, तो मैं स्लाइड नंबर 6 एक बार आपके सामने फिर से दिखाता हूँ. आप इसको वॉच कीजिए. और एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है नंबर्स के लिए, उन नंबर्स को आपको याद रखना होगा. आप फॉर्मूलाज रखेंगे, आप खुद ये नंबर्स को ड्राइव कर सकते हैं और उन नंबर्स को फिर याद रख सकते हैं. कैन यू प्लीज स्लाइड? हाँ, तो ये स्लाइड आपने देख लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. डन सर. डन. ओके गुड. सो कुछ मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ और उन पॉइंट्स को पहले आप समझेंगे. ये इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड ही है. अपने पास फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, या फिर F के टर्म में भी लिख सकते हो. इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि CV फिक्स नंबर है, N फिक्स नंबर है, टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल चाहिए अपने को. बीच में कैसा चेंज हुआ है दैट डजंट मैटर. सो वी विल राइट इट एज की इंटरनल एनर्जी does not depend on path or process. It depends only on initial and final state of gas, final states of a system. जो भी आपको सिस्टम दिया गया उसका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है. इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी
is a state function and not a path function. So अगर आपसे कोई बोलता है कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके लिए इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना रह गया, किसी और प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना रहेगा? तो आप बोलोगे एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बराबर हैं, तो नो मैटर आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज वही रहेगा। ये डिफरेंट है प्रीवियस स्लाइड में। आप देखो कि डेल्टा क्यू की वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रहा है प्रोसेस कौन सी है। अगर डिफरेंट प्रोसेस है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, यानी हीट का रिक्वायरमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस चल रही है, लेकिन इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसके लिए, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा और किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ और आप उसका आंसर दे पाएंगे। जनरली वो ग्राफिकल क्वेश्चन पूछता है। लेट्स से कि उसने ऐसा ग्राफ दिया आपको कि ये P वर्सेस V ग्राफ है किसी गैस का या थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, और बोलता है कि एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, 1 पॉइंट है, दूसरा स्टेट यहाँ पर 2 पॉइंट है। बोलेगा कि एक बार गैस को इस तरह से ले जाया गया और एक बार गैस को इस तरह से ले जाया गया। फर्स्ट वाली प्रोसेस में ये चेंज आया, इसको डेल्टा U1 बोला। सेकेंड वाली प्रोसेस में जो चेंज आया उसको डेल्टा U2 बोला। एग्जाम में आ चुका है कि फर्स्ट प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U1 है, सेकेंड का डेल्टा U2 है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डेल्टा U1 विल बी इक्वल टू डेल्टा U2। बी ऑप्शन, delta U1 has to be greater than delta U2. C option, delta U1 should be less than delta U2. Or D option, any of them can happen or can be true. So can you think of कि इसका आंसर क्या होने वाला है? सो नो मैटर कौन सा प्रोसेस देता है, कितना भी देता है, आपको ये देखना है कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बराबर है। तो आप ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, यहाँ से जाओ, कहीं से भी घूम करके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। It is independent of path. Hence, it is going to be option number A correct. Yes, so option number A will be correct option. अगर हम डेल्टा U को डेल्टा Q बोल देते तो फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो इक्वल है, फिर वो पाथ पर डिपेंड करेंगे, कौन सा पाथ कैसा बना है उसको आपको देखना पड़ेगा। आगे चल करके एक और क्वांटिटी आने वाली, वर्क डन। सो वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट तीनों मिलकर के थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बनाने वाले हैं, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है अपने थर्मोडायनेमिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए। सो आपको अभी तक इंटरनल एनर्जी के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इंटरनल एनर्जी इज, इट्स a state function, it defined by this formula, it depends on the gas, it depends on the gas, that means whether it's monatomic, diatomic or polyatomic. It also depends on the number of moles, that means amount of gas, उस पर भी डिपेंड करता है। so it depends on gas, it depends on amount of gas, it depends on initial and final temperature, that's all. और सीवी क्या होता है, सीपी क्या होता है, वो अपने को पता रहेगा। इसी पे बेस में आपसे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, सिंपल सिंपल से, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ग्रास्प करने का टाइम मिल जाएगा। फिर हम लोग एक दो और पॉइंट्स बचे हुए हैं केटीजी के, उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा कहता है कि एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट बना देते हैं तो बेटर होगा। लेट्स से इट सेज 1 मोल ऑफ an ideal monatomic gas is heated from 27 degrees Celsius to degrees Celsius, 57 degrees Celsius. Answer the following. Find पहला part. Change in
इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब सारे आंसर आर के टर्म में दे सकते हैं, चलेगा। सो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अभी अपने उसी का आंसर दिया था। सो लेट्स से कि 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस है, उसको आप हीट करते हो पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस आने वाला है ये बताएं। So I'm getting various answers like 15 hour, 45 hour. So इसके लिए आपने लिखा होगा डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सो डेल्टा U को आप एन सी वी डेल्टा टी करेंगे। एन की वैल्यू कितना दिया गया है, एन इज 1। सी वी को पता करेंगे। सी वी के लिए आप प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएंगे, स्लाइड नंबर 6, और मोनोएटॉमिक गैस की सी वी चाहिए अपने को। मोनोएटॉमिक गैस की जो सी वी होती है वो 3R/2 होती है। सो डायरेक्टली आप वहां से 3R/2 को बोरो कर सकते हो। सो अपने पास आ जाएगा CV इज इक्वल टू 3R/2। सो आंसर विल बिकम दिस इज इक्वल टू 1 into 3R/2 into डेल्टा टी। डेल्टा टी इज फाइनल माइनस इनिशियल। सो जब डिफरेंस आता है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई खास फर्क नहीं होता है। ये 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा, तो 45R के बराबर हो जाएगा। यस, सो 45R इज द आंसर फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज। निकल के आ जाएगा। तो सीवी आपको पता है, दैट मीन्स क्वेश्चन में ये रीड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एटॉमिक वाली गैस है, और फिर उससे अपने को सीवी सीपीसी का जो भी रिक्वायरमेंट आएगा वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट कि फाइंड हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, और फॉर दिस जो भी ये हुआ है, अगर आप टेम्परेचर 27 से 57 लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आपको हीट का देना पड़ा होगा ना। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो कांस्टेंट प्रेशर के साथ अगर आप इतना टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं 1 मोल आइडियल मोनोटोमिक गैस का, तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट आएगा ये अपने को पता करना है। सो दैट्स नेक्स्ट पार्ट। सो अभी हीट की जरूरत है तो डेल्टा क्यू चाहिए होगा, लेकिन डेल्टा क्यू कौन सा चाहिए होगा, कांस्टेंट प्रेशर वाला चाहिए होगा। तो अपने पास फॉर्मूला है एन सी पी डेल्टा टी। काम हो गया, वी गॉट फॉर्मूला, वी गॉट सी पी वैल्यू और एन वैल्यू, डेल्टा टी वैल्यू। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। मोनोएटॉमिक गैस है और उसका सीपी चाहिए, तो आप याद रख सकते हो 5R/2 होती है, या फिर आप जाकर के टेबल पे देख सकते हो मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू 5R/2 हो जाएगी। यू रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेबल। हाउ many moles are there? That's 1 mole. How much CP is 7R/2, सॉरी कितना था, 5R/2, 5R/2, और डेल्टा टी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 30 हो गया। सो ये 15 into 5 75R के बराबर हो जाएगा। सो यू कैन फाइंड आउट कि कितना हीट का रिक्वायरमेंट आएगा किसी भी गैसियस सिस्टम के लिए जो आइडियल है, और उसकी मोनो एटॉमिसिटी आपको पता है, तो हीट का भी इन्वॉल्वमेंट बता सकते हैं और इंटरनल एनर्जी चेंज बता सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर ना बोल करके कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया होता तो ये सीवी आता है, तो फिर इसी के बराबर हो जाता, 45R के बराबर हो जाता। तो वो 45R हो जाता है, और यहाँ पर हम लोगों ने सीपी इस पर कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला तो 75R आ रहा है।
नो, ये जो हम क्यू निकाल पा रहे हैं अभी, वो केवल 2 प्रोसेस के लिए निकाल पा रहे हैं। कौन कौन सी प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हमसे कहा जाए कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कितना आएगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम निकालने के लिए हमारे पास अभी फॉर्मूला नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई और प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, उसके लिए डेल्टा क्यू का कितना इन्वॉल्वमेंट आएगा, तो हीट का कैलकुलेशन एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन अभी तक हम सारे प्रोसेस के लिए हीट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। 2 प्रोसेस के लिए लर्न कर लिया है। कौन कौन सी प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि ऑब्वियस है। तो अगला क्वेश्चन जो था वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए था। हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे आपने कांस्टेंट वॉल्यूम समझा, तो फिर आपको ये लिखना था कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू रहती है एन सी वी डेल्टा टी, और एन सी वी डेल्टा टी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 45 आ रही है। सो पॉइंट इज कि अगर हमको कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलेगा, लाइफ इजी रहेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला रहेंगे, डायरेक्ट आंसर्स आएंगे। कोई और प्रोसेस बोलेगा तो उसके लिए हमको थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की जरूरत पड़ेगी, और उसके बेसिस पर हम किसी भी प्रोसेस का हीट का इन्वॉल्वमेंट बता पाएंगे। अभी तक हम इंटरनल एनर्जी जानते हैं और हीट के बारे में जानते हैं। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ और ऑब्वियस पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग बात कर सकते हैं, कि इंटरनल एनर्जी का चेंज टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करता है। तो अगर कभी आपसे ऐसा बोलता है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा? यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका नाम लिया था। So, in case there's an isothermal process, can you identify how much the internal energy is going to change? So, isothermal process is a process in which temperature remains constant. और जिस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, मींस इंटरनल एनर्जी वोंट चेंज। Yes. So for isothermal process, internal energy change is 0. That means internal energy remains constant. एक माइनर सा पॉइंट है, उसको भी आप मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स पे, कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, तो उसका कोई चेंज नहीं आता है। Okay, so we have talked in detail what internal energy is and related stuff. कुछ केसेस के लिए हीट के बारे में भी बात कर लिया है, और बाकी केसेस के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट रहता है केटीजी में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। माइनर सा पॉइंट है, बचे हुए 15 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए। मीन फ्री पाथ। हालांकि क्वेश्चन रेयरली बहुत कम पूछता है, बट अपने को पता होना चाहिए मीन फ्री पाथ क्या होता है और उसका फॉर्मुलेशन क्या है, दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हम लोग आगे कैलकुलेशंस में समझ पाएंगे क्या चल रहा होगा। हम लोगों ने देखा कि अगर किसी गैस को आपको रखना है तो कंटेनर में रखना होगा। कंटेनर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायनेमिक कंडीशन में होते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी वेलोसिटीज होती हैं, और उस जितने भी एजम्पशंस है सारे वैलिड हैं। ये गैस है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं तो आपस में कोलाइड भी करते हैं, कोलिजन्स होते हैं। हम लोगों ने ये भी एज्यूम कर रखा है कि दिस कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, so that the kinetic energy remains constant. और kinetic energy is basically internal energy, और उस internal energy को भी पढ़ लिया है। So we have gone far deeper. जब ये पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन होता होगा, फिर नेक्स्ट होता होगा, फिर नेक्स्ट होता होगा, इस तरह से चलते हैं। तो हर कोलिजन के बीच में कुछ टाइम लगता होगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। मीन फ्री पाथ नाम से क्लियर है कि पार्टिकल दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उस डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं। इसको हम लोग लेम्डा से इंडिकेट करेंगे। ये वेवलेंथ नहीं है, बट लेम्डा से इंडिकेट किया जाता है। और ये सेपरेशन है या लेंथ है या पाथ लेंथ है,
between two successive collisions. So ऐसा लिख सकते हैं, it is distance covered by molecules or particles between two successive or consecutive collisions. So अगर दो consecutive collisions हों, उनके बीच में मॉलिक्यूल कितना ट्रैवल करता है, पार्टिकल कितना ट्रैवल करता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं. अच्छा, आप बोलोगे कि पार्टिकल्स तो मतलब प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी पार्टिकल्स दो कोलिजन्स के बीच में बराबर ही डिस्टेंस चले, अलग अलग चलता है, तो उसको हम एवरेज लेते हैं. तो ऐसा भी इसको ऐड कर सकते हैं, इट इज एवरेज डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस टू बी मेक इट मोर अप्रोप्रिएट. इट इज एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स. इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं. तो उस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं और फिर फॉर्मूला भी आ जाएगा ना. अगर मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना है तो उनके अपने साइज होते हैं. तो लेट्स से कि एक मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं पार्टिकल को. दूसरे पार्टिकल से ये कोलाइड करेगा तो दूसरा पार्टिकल इस तरह से आ रहा होगा तो ये कोलाइड कर जाएगा. दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हेड ऑन कोलिजन करें, ऑब्लिक कोलिजन्स भी हो सकते हैं. सो अगर मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना है तो कितना रेंज अपने पास अवेलेबल है. तो अगर ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो इसको टच करके निकल रहा है तो यहाँ तक कोलिजन हो सकता है. दैट मीन्स कोलिजन होने के लिए उनकी वेलोसिटीज या तो इसी लाइन का लॉन्ग हो या फिर उनकी वेलोसिटीज इधर हो, इतना गैप होगा वेलोसिटीज पे तो चलेगा. तो ये जस्ट कोलाइड कर रहा है. ना अगर अपने को पता करना हो कि कितना कोलिजन्स हो रहा है पर सेकेंड में और मीन फ्री पाथ कितना है, तो उसके लिए हम एक ये मॉडल है, उस मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा था और इसको कोलाइड करना था दूसरे मॉलिक्यूल से, तो कितना रेंज या कितना इफेक्टिव एरिया ये कवर करके चलता है. ये स्फेरिकल है, रिजिड स्फेरिकल बॉडीज हैं, तो उनके प्रोजेक्शन एरियाज को हम लोग देख रहे हैं. और वो प्रोजेक्शन एरिया अगर ये फर्स्ट वाला पार्टिकल किसी पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो इस एरिया तक में आने वाले सारे पार्टिकल को वो कोलाइड करने वाला है. सिमिलरली इसके ऊपर भी होगा. सो अगर हम एक साइड को प्लॉट करें तो ये बोल सकते हैं, तो इफेक्टिव एरिया कुछ इतना बन जाएगा. दस इफेक्टिव एरिया जो कि सराउंडिंग से बनाया गया. सो इसको हम बोलेंगे दिस इज बेसिकली इफेक्टिव एरिया. और इस इफेक्टिव एरिया को कई बार हम लोग सिग्मा से लिखते हैं और सिग्मा की वैल्यू आएगी पाई इंटू इस इफेक्टिव एरिया का स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर. जहां पर डी क्या इंडिकेट कर रहा होगा, डी इज अ डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल. इसका यूज आएगा मीन फ्री पाथ की कैलकुलेशन में. सो अपने को अगर डायमीटर पता है तो डायमीटर से उसका हम इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और पाई डी स्क्वायर उसका एक एरिया होगा. यहाँ पर एरिया को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट कर दे रहे हैं. आप ए लेटर यूज कर सकते हो, चलता है. जनरली कुछ टेक्स्ट बुक्स इसको पॉपुलरली सिग्मा यूज करते हैं. नो अगर हम लोग ये एज्यूम करें कि इस एरिया से मिलने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे इस पार्टिकल से कोलाइड करेंगे जो हमारा मूव कर रहा था पार्टिकल, तो हम टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पता कर सकते हैं. सो इन केस अगर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि कितने कोलिजन्स होने वाले हैं, तो बेसिक लेवल पर या बिगनिंग लेवल पर ये एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर हम ये एज्यूम करें कि बाकी सारे पार्टिकल्स हमारे रेस्ट पर हैं और केवल यही पार्टिकल मूव कर रहा है जो इससे कोलाइड कर जो सबसे कोलाइड करने जा रहे हैं, और टी टाइम तक हम ऑब्जर्व करते हैं. तो अगर हम लोग टी टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो इफेक्टिव एरिया डिजाइन किया गया है, ये इफेक्टिव एरिया इधर वी मीन वेलोसिटी से चल रहा होगा और टी टाइम पे कितना कवर करेगा. यहाँ पे सपोज कर लीजिए बाकी सारे पार्टिकल्स हैं और एक मिनट के लिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बाकी सारे पार्टिकल्स दे आर एट रेस्ट. सो इन टाइम टी कैन वी से कि ये जो डिस्टेंस चलेगा वो वी एवरेज इनटू टी डिस्टेंस चल जाएगा, क्योंकि ये जो इफेक्टिव एरिया है दैट इज मूविंग, तो ये पार्टिकल से कोलाइड करेगा.
अगर यह पॉइंट आपको समझ में आता है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. Assuming particles to be at rest, or particles are at rest, then in time t, total number of collisions यू थिंक ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होने वाले हैं टी टाइम के अंदर में. तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया ये जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पर हैं, और ये जो इफेक्टिव एरिया है दैट मीन्स एक सिंगल पार्टिकल है जो जिससे कोलाइड करने वाले पार्टिकल जो भी इससे मिलेगा वो कोलाइड करेगा, उसका इफेक्टिव एरिया ये है. ये इफेक्टिव एरिया मूव कर रहा है तो टी टाइम पर ये कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, एवरेज इंटू टी, क्योंकि पार्टिकल्स हम लोग को एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो एवरेज वेलोसिटी कैच करेंगे. और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सो अगर हम इस बात से ये पता कर लें कि कितना वॉल्यूम कवर्ड है और कितने पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि कितना वॉल्यूम आपने कवर किया हुआ है डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं इससे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होने वाले हैं. सो हाउ वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, कैन वी से कि ये जो नंबर है ये अपने को पता कर रहा है कि कितना डिस्टेंस चलने वाला है, और इसको हम लोग ऐसे जरूर कर सकते हैं कि अगर हम ये पता कर लें कितना वॉल्यूम चल रहा है और इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट विल बी ओके, पर यूनिट वॉल्यूम. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आपको इश्यू जा रहा है तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो. एक आइडिया बनाया, ये पता करना था अपने को कितने कोलिजन्स होने वाले हैं किसी टी टाइम पे किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे. तो अगर ऐसा पता करना चाहते हैं कि एक पार्टिकल, सपोज के लिए ये पार्टिकल है, कितने पार्टिकल से कोलाइड करेगा टी टाइम पर, तो उसके लिए हमने देखा कि इसका इन्फ्लुएंस कितना है, दैट मीन्स कितने एरिया में पार्टिकल्स आएंगे तो इससे जरूर कोलाइड करेंगे, तो उसका इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट किया गया. फिर ये पार्टिकल मूव करेगा तो इफेक्टिव एरिया भी मूव करेगा, उस इफेक्टिव एरिया के अंदर या उस वॉल्यूम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सारे के सारे कोलाइड करेंगे. अगर हमने को ये पता करना हो कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे तो हम ये पता कर लें कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे कोलाइड करने वाले हैं बिकॉज दैट इज इट्स इन्फ्लुएंसिंग एरिया, और जो भी उस रेंज पर आएगा वो कोलाइड कर रहा होगा. तो हम ये पता करना चाहते हैं कितना वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो अपने को पता चल जाएगा कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे सभी के सभी कोलाइड किए. यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स मिल जाएंगे. नाउ वॉल्यूम के बारे में बात करना है, उसको आगे बढ़ाते हैं. तो जो वॉल्यूम है वो कितना बन जाएगा, कैन वी से कि जो एरिया था इनटू द लेंथ इट ट्रैवल्ड, कैन वी से जो वी एवरेज इनटू टी है इतना लेंथ ये ट्रैवल किया, सो दैट इज द वॉल्यूम. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी गैस के लिए हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी. सो वो पार्टिकल डेंसिटी आपको पता होगा, लेट्स उस पार्टिकल डेंसिटी को हम लिखते हैं एन वी. So NV is going to be indicating the number of particles per unit volume. ये आपको गिवन होगा. यहाँ से हम ये पता कर पा रहे हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं. ये पॉइंट समझा, नहीं तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ. कई बार आपसे पूछ सकता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. गेट इफेक्टिव एरिया and find how much this area is sweeping the volume in time t, then identify how many particles are there, all particle will be colliding. ओके इसके बाद अगर अपने को ये पता करना हो कि मीन पाथ लेंथ कितना होगा या मीन फ्री पाथ कितना होगा, तो अगर इस वाले में n कोलिजन्स हो रहे हैं तो ये जो टोटल डिस्टेंस चला गया है वो n कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस है, और अपने को सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस चाहिए. तो क्या हम इससे अगर ये इस नंबर से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ कोलिजन से इस टोटल लेंथ को, तो अपने को पता चल जाएगा कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स कितना हो जाएगा. इसी के बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाता है मीन फ्री पाथ. तो यहाँ से लिख सकते हैं
mean free path, which is lambda, this will be equal to the distance it travels, that means V average into T, that's the distance, divided by number of collisions. So टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स में टोटल डिस्टेंस का इस तरह से रेशियो निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन निकल के आ जाएगी। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा v एवरेज दैट्स वेलोसिटी एवरेज इनटू t डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। अभी आपने एक फॉर्मूला बनाया नंबर ऑफ कोलिजन का, क्या बना, एरिया और उस टर्म से लिख करके, तो ये था एरिया इनटू v एवरेज इनटू t, दैट्स बेसिकली लेंथ इनटू नंबर ऑफ वॉल्यूम, दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक मिनट में आपको प्रीवियस स्लाइड शो करता है। ये नंबर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है वन, इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता था, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना यूज कर लिया, एन which can also be written as 1 upon pi d square n into v. So this is the formula for mean free path. Okay, so अगर डन हो गया तो अच्छी बात है। तो मीन फ्री पाथ के लिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पाई जो कि कांस्टेंट है, d is the diameter of the molecule, और nv is the number of particles per unit volume, that means particle density of the gas. तो nv के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, nv is, yes Sir, go ahead. in chemistry we did the same thing, but the root 2 was there because of the average, like the collisions, the angle is there. So we took Z1 as root 2 pi sigma square n and U average. ओके अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो था ये मैंने ऐसा बोला कि दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद, राइट, और इस पे एक अजम्पशन के साथ है। क्या अजम्पशन है, तो इसलिए वो अजम्पशन को मैंने हाईलाइट भी किया था। द अजम्पशन इज कि वी आर अज्यूमिंग द पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, और फिर इसमें करेक्शन किया गया। तो पहला जो करेक्शन हम लोग करने वाले हैं वो यही है कि बाकी पार्टिकल को हम लोग रेस्ट पे एज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी मूव कर रहे होंगे। अगर वो भी मूव कर रहे होंगे तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इस जोन में नहीं रहेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जोन में आ जाएंगे। तो उनकी जो रैंडम वेलोसिटी होती है तो उन वेलोसिटीज को हमको यूज करना होता है। तो हम यहाँ पर जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यूज की है वो एवरेज ना यूज करके बेसिकली अपने को रिलेटिव एवरेज यूज करना होगा। तो अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे एवरेज लेकर के, देन यू विल रियलाइज कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास बचेंगे उसके लिए फिर हमको एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी होगी। लेंथ अभी भी यही रहेगी, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया मूव कर रहा है वो एवरेज से ही मूव कर रहा है। लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वॉल्यूम में रिलेटिव वॉल्यूम लगेगा हमारा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी ये चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, और ये जो स्टार मार्क्ड है वो एवरेज हो जाए, वो एवरेज रिलेटिव में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट करेक्शन करने के लिए। इसमें बहुत सारे आगे करेक्शंस किए गए। तो ये बेसिक फॉर्मूला था, और कई बार आपसे पूछता है कि इनिशियल क्या था और करेक्टेड वर्जन क्या था। तो जस्ट लाइक जैसे न्यूटन का फॉर्मूला था, लाप्लास का करेक्शन था, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का यहाँ पे करेक्शन है। तो ये बेसिक पे आपको यूज करना है, और करेक्टेड वर्जन पे इसके आगे यूज करना है। तो करेक्टेड वर्जन में वी एवरेज को हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वी एवरेज। सो ये आपने नोट कर लिया होगा, और इसको हम बोलेंगे पार्टिकल डेंसिटी भी आप बोल सकते हो, पार्टिकल डेंसिटी। उसके बाद हम लोग और भी करेक्शन करेंगे, वी विल गो बियॉन्ड दैट। सिंस ये गैस है, फ्लूइड है, फ्लूइड में विस्कोसिटी आती है, तो विस्कोसिटी की वजह से भी विस्कोसिटी का अपना इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको भी पूछा जा सकता है। सिंस ये फिजिक्स में कम पूछता है इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ये काफी होगा। फिर ये करेक्शन भी करा देते हैं आपको। सिंस other particles are also in motion, to correct it, अपने को क्या करना होगा, जो v एवरेज स्टार है this has to be replaced with relative average speed और velocity। जब आप रिलेटिव से निकालेंगे तो रूट टू कैसे आएगा वो भी हम लोग बात कर सकते हैं।
हम लोग जानते हैं कि जब कभी रिलेटिव निकालना होता है तो v1 माइनस v2 होता है. सो v एवरेज रिलेटिव, इसका आपको देखो मैग्नीट्यूड चाहिए. सो कैन वी से इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट v1, दो वेक्टर्स पकड़ोगे या दो वेलोसिटीज पकड़ोगे, उनके बीच का मॉडुलस आएगा. वेक्टर इसलिए क्योंकि उनकी डायरेक्शंस लेनी है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, जस्ट टू गेट यू आइडिया कि ये कैसे आता है. v1 v2 cos थीटा आएगा, जहाँ पे cos थीटा उनके बीच का एंगल होगा. इसकी हमको एवरेज वैल्यू चाहिए, तो इसकी भी हमने को एवरेज वैल्यू चाहिए ना. जो कांस्टेंट होते हैं उनका एवरेज वही रहता है, तो cos थीटा का एवरेज पड़ेगा. और जब डायरेक्शंस टोटली रैंडम होती है, हम लोगों ने बात कर रखा है, जब डायरेक्शन टोटली रैंडम होती हैं तो cos थीटा और sin थीटा की एवरेज वैल्यू 0 आती है. सो इन केस कभी आपको एडवांस जैसे क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़े डेरिवेशन करने की या पूछा जाए, तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हो, cos थीटा की एवरेज वैल्यू 0 होती है. सो उसकी वजह से ये बनेगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. फिर हम लोग जानते हैं सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, सभी की वेलोसिटी v रहती है और v एवरेज रहेगी, तो ये v स्क्वायर और v स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज √2 टाइम्स v हो जाएगा. सो हम रिलेटिव एवरेज को अगर एवरेज के टर्म में लिखना चाहेंगे तो √2v लिखेंगे. पॉइंट आपको फोकस करना चाहिए, एक तो हम लेंथ में यूज कर रहे हैं और एक वॉल्यूम में यूज कर रहे हैं. जो लेंथ में यूज करेंगे उस पर रिलेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने को ये देखना कि ये एरिया कहाँ तक जाता है. और जब वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो उस पर रिलेटिव लगेगा कि उस पर कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास. सो इसलिए √2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस पर √2v हो जाएगा, फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करेक्टेड वर्जन अपने पास हो जाएगा एक √2. तो फिर वो उसको हम लोग पॉपुलरली यूज करते हैं. कॉपी कर लीजिए, और फाइनली करेक्टेड वर्जन ये हो जाएगा. lambda is equal to 1 upon √2 times pi d square n into v. So that is corrected version. और इसको रीराइट कर देते हैं मैं एक और फॉर्मूले में. अच्छा, जो nv होता है that is going to be number of particles per unit volume. गैस के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर n नंबर ऑफ मोल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर n है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स इनटू द एवोगाड्रो नंबर बन जाता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम. अपने को ये चाहिए. आइडियल गैस के लिए क्या बनेगा, फॉर आइडियल गैस यू विल राइट इट कि pv इक्वल टू nRT होता है. सो यू कैन राइट इट एज n by v फ्रॉम here, n by v की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी p अपॉन RT. पुट कर दीजिए, तो nv की जो वैल्यू अपने को मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी p एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय RT. आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि p डिवाइड बाई r डिवाइड बाई na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर इनटू t. इसको आप k लिख सकते हो, तो ये p डिवाइड बाई kt लिखा जा सकता है. सो nv को आप इस नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, तो आपको मीन फ्री पाथ की वैल्यू जो मिल जाएगी, p नीचे आ जाएगा, kt ऊपर हो जाएगा, तो दैट विल बी kt डिवाइड बाई √2 टाइम्स पाई d स्क्वायर इनटू p. p फॉर प्रेशर. सो इस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो, इस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो. इससे पहले वाला जो बताया गया वो बेसिक था, उसमें क्या करेक्शन आया, तो आप ये करेक्टेड वर्जन यूज करोगे और आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. इस पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछता है थ्योरेटिकली, टेम्परेचर चेंज करने से मीन फ्री लेंथ पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा. तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. तो आप देखो T/P है, दोनों को अपने को यूज करके अपने को बात करनी होगी. D कांस्टेंट है, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है उसको देख सकते हो. कॉपी कर लीजिए, ये प्रीवियस स्लाइड है, दोनों स्लाइड्स को कॉपी कर लीजिए. डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, और अदरवाइज आप फाइनल रिजल्ट भी याद रख सकते हो, फिजिक्स के लिए इतना काफी है. और आपके जेई मेन और जेई एडवांस को लेकर के डेरिवेशन से फायदा क्या होगा कि एडवांस टाइप में कुछ अगर वो मैनिपुलेशन करता है तो आप समझ पाएंगे. इफ यू हैव डन विद दिस, तो हम लोग एक छोटा सा और पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं. वो कैसे है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. विस्कोसिटी को अगर अपने को काउंट करना होगा तो क्या होगा.
सो मैं क्लास स्लाइड में इसको मेंशन कर दे रहा हूँ. सो नेक्स्ट लेवल का है इफ विस्कोसिटी इज considered, if eta is coefficient of viscosity of gas. इस पे अगर मैक्सिमम पूछेगा तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए. देन सो विस्कोसिटी को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो इसका जो डेफिनेशन बनता है, इसका जो मैनिपुलेटेड फॉर्मूला या फाइनल रिजल्ट आता है, कुछ ऐसा आता है कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट डिवाइड बाय प्रेशर इन द ब्रैकेट पाई के टी, और के की जगह अगर आप आर लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, आर टी, क्योंकि के और आर में क्या डिफरेंस होता है, एवोगाड्रो नंबर का डिफरेंस होता है, तो मॉलिक्यूल्स और मोलर का डिफरेंस चलता है. सो पाई आर टी डिवाइड बाय ट्वाइस कैपिटल एम. कैपिटल एम इज अ मोलर मास. सो मोलर मास को यूज कर लीजिए. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर विस्कोसिटी इंक्लूजन. तो अगर आपने विस्कोसिटी को इंक्लूड किया है तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू ही आ जाएगी. तो क्वेश्चन को देख करके आपको पता करना होगा कि क्या हमको विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी के बारे में बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा है, तो फिर आप इसे प्रीवियस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस करेक्टेड वर्जन. और ये रेयरली आपसे पूछा जाएगा, बट पूछा जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हो. यस, बोलें. सर वो डेंसिटी है क्या, मतलब ये पी फॉर प्रेशर में लिख देता हूँ. ये पी इज प्रेशर ऑफ गैस, और eta is viscosity constant, constant R is gas constant, T is temperature, and M is molar mass, pi is a constant, is a constant. ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थोड़े से डिस्टर्बेंसेस भी थे में, और लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लर्न किए. केटीजी में इतना ही अपने लिए काफी है, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से लिंक्ड पोर्शन होगा थर्मोडायनेमिक्स का, उसको स्टार्ट करेंगे. केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स दे आर मिंगल टुगेदर, तो कहीं ऐसा कुछ क्लियर कट बाउंड्री लाइन नहीं है, बट ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ तक अपने टेस्ट में आ सकता है. ओके, एनी डाउट और कंसर्न यू कैन आस्क, अदरवाइज that's enough for the day. Okay, thank you then. If there's no concern, see you tomorrow.